फोटो खींची और खूब खींची, नजदीकियां दिखी और खूब दिखी। करीब 7 महीने बाद नीतीश कुमार दिल्ली में थे। पटना में जिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर नीतीश ने मौन धारण किया था, कानूनी एक्शन कहकर पल्ला झाड़ लिया था, वो अब मीडिया में राहुल गांधी के साथ दिखे। मीटिंग कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई और राहुल ने इस मीटिंग को ऐतिहासिक बताने में जरा भी देर नहीं की। मीटिंग के बाद लीडर्स के फर्स्ट रिएक्शन सुनिए। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ये जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है उसको लड़ेंगे। देर से ही सही, लेकिन विपक्षी एकता का मिनी ट्रेलर दिल्ली में रिलीज हो गया। अब सवाल है कि नीतीश अचानक दिल्ली मार्ग की तरफ कैसे बढ़े। तो पता ये चला कि मंगलवार को नीतीश ने लालू से बात की, खड़गे के फोन कॉल की चर्चा की और मिशन दिल्ली में जुट गए। सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है। खड़गे चाहते हैं मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो और लगता है नीतीश और तेजस्वी बिहार के साथ दिल्ली में भी बीजेपी के खिलाफ नए दोस्त तलाश रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वाली मीटिंग के बाद तेजस्वी और नीतीश केजरीवाल से मिले और यहाँ भी विपक्षी एकजुटता को विस्तार देने का ऐलान किया। जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। बिहार और दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी एंटी मोदी मोर्चे की तैयारी दिखाई दी। मंगलवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई। पवार ने कह दिया था कि तीनों दल की मानसिकता एक है और इसी बात को संजय राउत ने भी दोहराया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का महाराष्ट्र का गठबंधन ये फेविकल का जोड़ है, ये न टूटेगा न झुकेगा। वैसे इस तरह का मोर्चा कोई पहली बार नहीं बना। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पहले भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन सवाल मोदी के खिलाफ पीएम फेस पर अटक जाता है। इस वक्त भी मोदी के खिलाफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेता दिल्ली की कुर्सी के दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है। ये सब एकदम पूरा अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने किस सोच के साथ गए हैं, वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे देश क्या उम्मीद रखेगा। हालांकि बीजेपी को लालू और नीतीश के इस प्लान का एहसास है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इशारों में लैंड ऑफ जॉब स्कैम की याद दिला दी। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। मोदी के खिलाफ जिस तरह की हलचल विपक्ष में दिखाई दी है, उससे इतना तो लगता है कि नीतीश काफी मेहनत कर रहे हैं। विरोधी दलों को सेम पेज पर लाने की कोशिश है, लेकिन सवाल सीट शेयरिंग को लेकर फंस जाता है। कांग्रेस को बिग ब्रदर के रोल में कौन देखना पसंद करेगा? क्या राहुल के फेस पर केजरीवाल एडजस्ट कर लेंगे या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगी? जो भी होगा वो आगे अनफोल्ड होता रहेगा। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए दिल्ली में विपक्ष की गाड़ी का इंजन रवा हो रहा है। नीतीश ने ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दी है। गाड़ी में करंट है या नहीं, इसे लेकर केजरीवाल ने भी स्पार्क प्लग चेक कर लिया है। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट का प्लेन जंग खा रहा है। वो जब गहलोत के खिलाफ प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके पर कतरने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार भी देखिए ना, ऐसा ही हुआ है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ। मेरा ख्याल है कि उतनी बार मेरी और सीएम की मीटिंग नहीं हुई जितनी बार मेरी और सचिन पायलट की मीटिंग होती है। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। कार्रवाई तो
कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पायलट के खिलाफ एक्शन होगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन रंधावा गहलोत वाले एपिसोड से कम शायद पायलट के उस बयान से ज्यादा नाराज दिखे, जिसमें पायलट ने कहा था कि रंधावा अभी नए प्रभारी बने हैं, उन्हें क्या बताया जाए। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी। बहरहाल सचिन पायलट पिन ड्रॉप साइलेंट रहे, लेकिन अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए, पायलट के इल्जामों पर बिना शोर शराबा किए संतुलित बयान देकर निकल लिए। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ना जाएगा। क्लियर है, अशोक गहलोत को दिल्ली का सपोर्ट है, लेकिन सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा, उनकी सीएम बनने वाली महत्वाकांक्षा का प्लेन कहां जाकर लैंड करेगा, इसे लेकर लगातार दूसरे दिन नए फीलर सामने आए। अजमेर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत पायलट एपिसोड पर चुटकी ली, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। ये अभी तो देखते जाइए, अभी चुनाव के 5-6 महीने हैं, उसमें कई तरह के कयास भी लगेंगे, कई तरह की नई इक्वेशंस भी दिखाई देंगे, लेकिन एक चीज़ अवश्य यही रहेगी कि कांग्रेस जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल अब की पूरे जो है सुनहरे रंगों के साथ में खिलने वाला है। शेखावत के बयान से क्लियर है कि अगर कांग्रेस पायलट पर कार्रवाई करती है या फिर पायलट का कांग्रेस से मोहभंग होता है, तो फिर बीजेपी उनके वोट बैंक को एनकैश करने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन खतरा इस बात का भी है कि अगर पायलट चुनाव से पहले नए प्लेन में सवार होकर उड़ने लगे, तो गहलोत को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हम तो पहले से जानते थे, इसीलिए कथित गद्दारों से कांग्रेस आलाकमान को आगाह कर रहे थे। अब देखिए, भारतीय राजनीति में ये बात तो आप मानेंगे कि जब जब चुनाव आते हैं तब ये क्लियर हो जाता है कि एक अनार और 100 बीमार हैं ही हैं। कांग्रेस में तो कई मौकों पर ये दिखाई भी दिया है। राजस्थान में गहलोत और पायलट आमने सामने हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव वाला टसल चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सिंधिया और कमलनाथ की अदावत आप बताइए भूल सकते हैं क्या? लेकिन फिलहाल कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी ने कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट है वो निकाली है और बागी सुर यहाँ जोर से सुनाई देने लगे। कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार की कार ने जैसे ही पार्टी हाईकमान के बंगले की बाड़ पार की, टिकट के टंटे वाले एपिसोड पर बड़ी खबर सामने आ गई। मीटिंग का हाल बयान किया खुद जगदीश शेट्टार ने। I met National President JP Nadaji and I explained everything about my constituency and I expressed that I am going to contest being as a senior leader and ex-chief minister. 6 consecutive election I got elected. So give me another opportunity. He expressed that he is going to discuss with other leaders and will come to the conclusion. शेट्टार ने संकेत दिया और सूत्रों ने खबर दे दी। बताया जाता है कि पार्टी की बैठक में शेट्टार को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया गया। वैसे भी 189 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी पार्टी ने शेट्टार की हुबली धारवाड़ सीट पेंडिंग ही रखी थी, लेकिन अब शेट्टार वहां से 7वीं मर्तबा मैदान में उतरेंगे। संघ के रास्ते बीजेपी में पहुंचे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के करीबी भी माने जाते हैं। कहते हैं कि येदियुरप्पा के बाद लिंगायत समाज पर अगर किसी की पकड़ सबसे ज्यादा है तो वो जगदीश शेट्टार ही है। बीजेपी ने शेट्टार को तो मना लिया, लेकिन लक्ष्मण सावदी की नाराजगी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके लक्ष्मण सावदी टिकट कटने से बहुत नाराज है और पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने थाम रखी है। कर्नाटक में टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने की धमकी देने वालों में उडुपी से विधायक भी मौजूद हैं, जिनका नाम है रघुपति भट्ट। बात करनी है कोरोना वायरस की, जिसके खिलाफ हम जंग जीतना चाहते हैं और उसके लिए आपका साथ बहुत जरूरी है।
एफर्ट्स में और तेजी अगर नहीं दिखाई गई तो हालात थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि ये वायरस डरावनी स्पीड से अब बढ़ने लगा है। और इसका अंदाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों से लग रहा है। 24 घंटे पहले देश भर में कोरोना वायरस के 7,830 नए केसेस सामने आए हैं। वायरस की स्पीड कितनी तेज हो रही है, इसका दायरा कैसे बढ़ रहा है, ये समझने के लिए 10 अप्रैल के कोरोना वायरस के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 10 अप्रैल को देश में 5,676 नए मरीज मिले थे। 11 अप्रैल को देश में कोरोना के 7,830 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के नए मामलों में 2,000 से ज्यादा का इजाफा हो गया। एक्टिव केस भी भारत में 40,000 के फिगर को पार कर चुके हैं। कोविड तो आ ही रहा और कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब जिंदगी का हिस्सा है। ये बहरूपिया है, रंग बदल बदल के आता है, तो इसके लिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब जाहिर है कि जिन लोगों को खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है, जिन्हें कोरोना जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, वो लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं और अगर टेस्ट में बढ़ोतरी होगी तो वायरस के हॉटस्पॉट समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि अब भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां वायरस का हमला लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से केरल में नए केस सबसे ज्यादा है। केरल में कोरोना के 1,886 नए केसेस सामने आए हैं। यहाँ 14,506 एक्टिव केसेस भी हैं। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है तो यहाँ 24 घंटे में 980 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 26% है और एक्टिव केस 2,876। महाराष्ट्र में 919 नए केसेस मिले हैं। एक्टिव केस 4,875 हो चुके हैं। इसी तरह हरियाणा और हिमाचल में भी 1,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोविड की ये लहर पूरी दुनिया में चल रही है। देश के कई हिस्सों के अंदर ये लहर चल रही है। मेरी सिर्फ दिल्ली वालों से ये निवेदन रहेगी, आपको अगर खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हैं तो आप घर रहें, पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, मास्क, अगर आपको कोई भी लक्षण है और आपको निकलना पड़ता है तो आप मास्क जरूर पहनें। इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड में भी वायरस के नए केस क्लस्टर्स में मिल रहे हैं, यानी एक साथ कई केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इसीलिए यहाँ भी प्रशासन ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। अगर आप कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, अगर अति आवश्यक आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें। इस वायरस को लगातार स्टडी कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे है वहां ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चिंता का विषय वो इलाके हैं, वो जोन है जहां संक्रमण 10% की ज्यादा की रफ्तार से फैल रहा है। इनके लिए तैयारी और पुख्ता करने की जरूरत है। वैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड अभी 10% इन्फेक्शन वाली कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन यहाँ भी गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और कोरोना वाले हॉटस्पॉट्स के हिसाब से सरकार सारे अलग अलग इलाकों की एक्शन मोड में है। ज्यादातर अस्पतालों में मास्क की वापसी हो चुकी है। असल में देखिए, सबसे ज्यादा टेंशन वायरस की स्पीड को लेकर है और अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वायरस अगले 4 हफ्तों में बेतहाशा रफ्तार से बढ़ने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि वायरस के केस बढ़ रहे हैं। कई इलाकों में इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन 2 दिनों की मॉक ड्रिल में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और दूसरी फैसिलिटीज रिव्यू हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कई बेड्स अब भी खाली हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं, मास्क लौटने लगा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायरस के केस आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर धीरेन गुप्ता के मुताबिक वायरस का सबसे नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकता है। XBB.1.16 स्ट्रेन की वजह से अब बच्चों में भी कोरोना केस सामने आने लगे हैं। डॉक्टर धीरेन गुप्ता के मुताबिक ये वायरस उन लोगों को री इन्फेक्ट कर रहा है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है और नए स्ट्रेन का हमला उन पर भी हो रहा है जो वैक्सीनेटेड है। जहां तक वायरस के सुपर स्पीड में आने का सवाल है तो मेडिकल एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगले 4 हफ्ते बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर अभी भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और बच्चों में आते हैं तो भी डरने की, घबराने की बात नहीं है। कोई बड़ा तकलीफ होने वाली बात ऐसा नहीं है या बच्चों को लेके हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं दिखता है। यस, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सर्दी जुकाम बुखार आता है, सीजनल है। अब बच्चों को खेलने के लिए जाते हैं शाम को पोडियम वगैरह लेवल पे, तो उनको बोलो कि मास्क पहन के जाए। मास्क पहनना सबसे बड़ा अच्छा हथियार है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं लेके जाना चाहिए और ठंडा खाने से बचना चाहिए।
इसलिए कई राज्य कोरोना को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। ओडिशा में तो कोरोना अभी काफी है, इसके बावजूद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर पहले से ही तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। We have also issued instruction all district to keep ready a contingency plan for any sudden rise of cases to take handle the situation. I think we are adequately prepared as far as logistics are concerned. We have adequate drugs, testing kits, testing materials, and all our laboratories are running. In every district we have a RT-PCR laboratory. लेकिन इन सारी बातों के बीच गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि भारत में कोविड अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। इसे ऐसे समझिए कि दिया बुझने से पहले जिस तरह फड़फड़ाता है, उसी तरह वायरस का एंड गेम होने से पहले फड़फड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 10 से 12 दिनों तक मामले बढ़ सकते हैं और उसके बाद कम होने की संभावना है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है। अच्छी बात वो है कि एडमिशन एक भी नहीं है अभी फिलहाल सिविल में, और जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो सब होम आइसोलेशन में अच्छा हो रहा है। इसका मतलब कि सारे लोग उसको समझ रहे हैं माइल्ड केस है, जिसकी वजह से होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इसीलिए ये परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता रखनी है, सबको सावधानी बरतनी है, जिसके हिसाब से हम कोविड केसेस को स्प्रेड होने से बचाएं। मेडिकल एक्सपर्ट कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं, लेकिन जबकि सरकार भी कोई चांस नहीं लेना चाहती। हाँ, इतना जरूर है कि अभी अस्पतालों में मरीजों की तादाद नहीं है और ये हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत है, लेकिन सावधानी तो बरतनी होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके घर में वायरस के लिए इन्विटेशन का काम कर सकती है। पाकिस्तान का क्या करे, क्योंकि वहां एक वायरस जो है बर्बादी वाला, वो लगातार फैलता चला जा रहा है और उसका कोई इलाज नहीं है। अब इसकी जद में पीओके भी है, जिस पर 75 साल से पाकिस्तान अवैध कुंडली मारकर बैठा हुआ है, लेकिन अब पीओके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए उठ खड़ा हुआ है। नई बगावत का जो ट्रेलर पीओके से रिलीज हुआ है, उससे इस्लामाबाद क्यों बेचैन है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। पीओके में बगावत की ये शोले मियां शरीफ का तख्त तो ताज उखाड़ फेंकने के लिए धधक रहे हैं। पूरा पीओके सड़कों पर है। बाजवा से लेकर नवाज और नवाज से लेकर शहबाज शरीफ का मरसिया पढ़ा जा रहा है। पीओके में गुस्से का ये गुबार यूं ही नहीं फूटा। पाकिस्तानी निजामत पीओके पर जानी दुश्मन बन चुकी है। पीओके के कई इलाकों की बत्ती गुल है। आटा आवाम को मयस्सर तक नहीं हो रहा। पानी की बूंद बूंद के लिए आवाम सिसक रही है। ऐसे में शरीफ हुकूमत को पूरा पीओके लानत भेज रहा है। जिस देश में आटा चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में पानी बिजली का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश का हाकिम जालिम हो, जिस देश का हाकिम जालिम हो, जिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश का आदिल जाबिर हो, जिस देश का आदिल बहरा हो, आहे न सुने मासूमों की, जिस देश में गुर्बत माऊ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माऊ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। 75 सालों से पाकिस्तान पीओके की आवाज को फौज के बूटों तले कुचलता आया है, लेकिन इस बार पीओके सिर पर कफन बांध कर निकला है। इरादा पाकिस्तानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने का है। पीएम मोदी की नीतियों का सजदा कर पीओके पाकिस्तान को कैसे धिक्कार रहा है, ये भी सुनिए। देखिए, आटे का कुरान बना, ये डाकू, चोर, लुटेरे सब मिले हुए थे। ये आटा मिलों से खत्म हो गया। जैसे ही आटे की डिमांड बढ़ गई, आटे की रेट बढ़ी, अचानक मार्केट में आटा आना शुरू हो गया। इसके पीछे कौन साजिश मुलव्वस है, हम सबको बेनकाब करना चाहते हैं। हम मुतालबा करते हैं आजाद हुकूमत से कि बिल्कुल इस नोटिस को वापस लिया जाए। हमारी गरीब आवाम इसको सहने के काबिल। पाकिस्तान के जुल्म इतने ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरहद पर JKNSF का धरना जारी है। मार्च मुजफ्फराबाद तक ले जाने का ऐलान हो चुका है। वजह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के वो गुनाह जिनके खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है।
हम इस वक्त मौजूद हैं तिफरीन रोड क्रॉसिंग पॉइंट पर। यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से 6 निकाती एजेंडे पर मार्च रखा गया था और उसी मार्च के दौरान जब मार्च के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो आप सबको इल्म है कि यहाँ के खुफिया इदारों की हिमा पर ISI की हिमा पर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्रोग्राम पर हमला करवाया गया और एक साथी जिसका ताल्लुक स्टूडेंट लिबरेशन फंड से था उस पर स्टेट फायरिंग की गई, NSF के दोस्तों पर स्टेट फायरिंग की गई। उसके बाद हमने जो लायामल दिया था कि हम यहाँ पर एक धरना देंगे और जब तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते और जब तक ये हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है इस पर हमारे साथ कोई बात नहीं होती तो ये धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान में शरीफ साहब मुफ्त आटा बांटने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि जो आटा POK को मिलना चाहिए उसे पाकिस्तान डकार चुका है। ऐसे में पूरा POK पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर उतर चुका है। पाकिस्तान की आवाम को भी देख लीजिए ना, वो भी इसी तरीके से सड़कों पर आ चुकी है। मुट्ठी भर आटे की ख्वाहिश में जिस आवाम को मियां शरीफ ने लाइन में खड़ा कर रखा है, उसी आवाम के कंधों पर अब नए लगान का बोझ लाद दिया है। ये लगान हज पर जाने वाले यात्रियों से वसूला जाएगा। खाली खजाना भरने के लिए शरीफ साहब ने हज यात्रा पर पूरे 3.5 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। आवाम और बिलबिला उठी है। सरहद पार बौखलाहट यूं ही नहीं है, गले तक डूबे पाकिस्तान ने हाजियों तक को नहीं बख्शा। खाली खजाना भरने के लिए मियां शरीफ ने हाजियों को जोर का झटका दिया। 2022 के मुकाबले हज यात्रा 3.5 लाख रुपए महंगी कर दी गई। ऐसे हालात में आवाम खुद को कोस रही है। हमारी गलतियां हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो हम पाकिस्तानी अवाम सही तरह चूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे जो हुक्मरान यहाँ पे मुसल्लत हुए रहे हैं ना, इन्होंने अवाम को शऊर ही नहीं दिया। ज़्यादातर अवाम को ख़राब करने वाले हुक्मरान हैं, क्योंकि इन्होंने अपने महकमों में रिश्वत वाले बंदे जो हैं वो लगा दिए हैं। उसके बाद जनाब हर महकमे के अंदर रिश्वत है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं वहाँ पे रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। मियां शरीफ ने भूखों मरती आवाम की खून निचोड़ने का जो फॉर्मूला रेडी किया, ये उसी का दर्द है। दर्द कैसे न हो, हाजियों तक से मोटी रकम मियां शरीफ वसूल रहे हैं। कैसे, इस आंकड़े के जरिए समझिए। 2022 में हज यात्रियों को 8,26,528 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन 2023 में ये शरीफ सरकार ने पैकेज बढ़ाकर 11,75,000 का कर दिया। 38 दिन की यात्रा में खाने पीने का खर्च 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया, जबकि 2022 में ये खर्च 53,440 रुपए का था। हज तो वही करेगा जिसकी जेब में पैसे हैं। रहा सवाल पाकिस्तान के गरीब आवाम का, तो हज करना तो दूर, उनकी हैसियत रमजान में फल खरीदने तक की नहीं है। यकीन करें, गरीब आदमी क्या मुतवसत तबके जो है वो तक परेशान है। मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ। 1 साल से पहले खान साहब की हुकूमत तक ठीक था, महंगाई थी, वो तो बहुत था, ऐसा कुछ नहीं, वो मैनेज कर रहा था। किसी ने खान साहब के दौर में भी थी, हाँ थी महंगाई, तो इसमें यकीन है। लेकिन ये होशरुबा महंगाई, फल फ्रूट जो है, ये सेब, ये केला, ये गरीब लोगों का काम नहीं है। अब नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ निकल गई हैं। अब मैं क्या कहूँ, ये इस वक्त किसी को परवाह नहीं है इस मुल्क का। आवाम की इस लाचारी की बड़ी वजह है, रमजान के दौरान ही पाकिस्तान में फल सोने के दाम में बिक रहे हैं। कैसे, इसे भी समझिए। 12 केले पाकिस्तान में 450 रुपए के मिल रहे हैं, संतरा 550 रुपए किलो, तरबूज 700 रुपए, अंगूर 800 रुपए तक में फरोख्त हो रहे हैं। आसमान छूती इसी महंगाई से गरीब आवाम के होश फाख्ता है। पिछला साल क्या था, इससे दुगना तिगना हो गया है। हाँ, जो चीज 1 रुपए में मिलती थी वो 2-3 रुपए की हो गई है। अभी क्या करे बंदा, क्या खाए, क्या अभी देख के दिल ललचा रहे हैं कि क्या लेना चाहिए। अभी मुल्क किस दाने पहुंच गया है, ये अपनी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। भाई मुल्क कहाँ पहुंच गया है। हाँ, गरीब आदमी को रोजगार, गरीब आदमी की मेहनत, गरीब आदमी की जो है ना अपने आप को सांस लेना दुश्वार हो गया है, सांस लेना दुश्वार हो गया है, ये कुर्सी पे लड़ रहे हैं। हज हो या फिर रमजान, मियां शरीफ गरीब आवाम को कहीं रियायत देने के मूड में नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान की कब्र मियां शरीफ खोद कर ही छोड़ेंगे। वैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कब्र तो खुद चुकी है, अगर कुछ बचा है तो वो है उस पर मिट्टी डालना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी के बल कहाँ निकले हैं, बताइए ना। पाखंड की नई पोटली पाकिस्तान फिर कश्मीर पर खोलकर बैठ गया है। पाकिस्तान के सीने पर सांप इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि जल्द ही श्रीनगर में G20 की मेगा मीटिंग होने वाली है। एक किस्सा और दिलचस्प है, कश्मीर पर पाकिस्तान के हुक्मरान भले ही घड़ियाली आंसू बहाएं, लेकिन अवाम कश्मीर की तरक्की की मुरीद है। सरहद पार खलबली ऐसे ही नहीं है, पाकिस्तान के होश ऐसे ही नहीं उड़े हैं।
पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर देखकर स्वीडन जैसे मुल्क ने पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। स्वीडन ने खतरे का हवाला देकर इस्लामाबाद में अपना दूतावास बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की दूसरी टेंशन श्रीनगर में 22-23 मई को होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक ने बढ़ा दी है। इसी मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। भारत का गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास मुनक्किद करने का मंसूबा। पाकिस्तान का 22 मई को श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास मुनक्किद करने के हिंदुस्तानी फैसले पर सख्त एहतजाज। चीन और पाकिस्तान श्रीनगर में G20 की बैठक कराने की मुखालफत करते रहे हैं। मार्च में चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। उधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पहला इंटरनेशनल समिट होने जा रहा है। कश्मीर की तरक्की देखकर पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों को कोस रही है। कश्मीर में सिर्फ ये डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पे इन लोगों ने IT के सेक्टर्स भी बना दिए गए हैं, इंटरनेशनल योगा सेंटर्स भी है, डैम्स वगैरह बन चुके हैं, उसके अलावा एनर्जी प्लांट बन चुके हैं। अब आप इसको एज कम्पेयर टू अगर हम अपने ज़ात कश्मीर के साथ करते हैं तो हमारे इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ 4G 5G आ रहा है और दूसरी तरफ सिग्नल्स ही नहीं है, तो खुद ही कंपेरिजन कर लें कि कितना डिफरेंस है। बैलेंस है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर है वो इतना ज़्यादा डिवेलप है, और जिसकी जगह मगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो माइंड ब्लोइंग। G20 की मीटिंग से भले ही पाकिस्तान चीन को मिर्ची लगे, लेकिन अवाम मोदी के विजन के मुरीद है। उधर जब से शरीफ ने POK के प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराया है, तब से भारत का नाम लेकर शरीफ को तनवीर इलियास भी धिक्कार रहे हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म उसका यह स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या जुर्म किया? हिंदुस्तान G20 के लिए बैठा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये तमाचा ऐसी वजारतें हुई जिसकी वजह से आपकी इज्जत कम्प्रोमाइज हो, मैं जूते की नोक पर रखता। पाकिस्तान में भले ही G20 की मीटिंग को लेकर टेंशन हो, लेकिन कश्मीर में G20 की धाक का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हो गया। विकास कार्यों का जायजा लेने खुद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। बिल्कुल टाइम से होंगे और श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक बेटर। वेट एंड वॉच व्हाट श्रीनगर इज गोइंग टू लुक लाइक इन मई। पाकिस्तान चाहे कश्मीर पर जितना भी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन अवाम सच जानती है। लिहाजा शरीफ को खुले तौर पर बताया जा रहा है कि भारत की नजरों में पाकिस्तान की हैसियत दो कौड़ी की है। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। इनमें कभी प्रोग्राम करें वो आपको नफरत की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, ये सच अवाम अच्छे से जानती है। हुक्मरानों का क्या, वो तो दशकों से कश्मीर के नाम पर अवाम को उल्लू बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। बात मोदी की डिप्लोमेसी की, जिसने देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया को तरक्की और अमन की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आती है। रूस से जंग में उलझे यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी जंग रोकने के लिए विश्व गुरु भारत से मदद मांग रही है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मिसाइलों की मार, गोलों की बौछार और फाइटर जेट्स की हुंकार। रूस और यूक्रेन की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, महायुद्ध का खतरा करीब आता जा रहा है। इस खतरे की तपिश महसूस करती दुनिया को अगर अमन की कोई उम्मीद नजर आती है तो वो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी पीस एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है। इसका असर देखने को भी मिल रहा है। भारत को विश्व गुरु के मुकाम पर देखने का जो सपना हर हिंदुस्तानी देखता है, उसका जिक्र अब दूसरे देशों के लीडर्स भी करने लगे हैं। Us to deal with this, and India as a Vishwa Guru can play a bigger role and a greater role in also this. We also welcome any effort that is directed at resolving the war. We are the most interested country to stop this war because our people have been killed, our infrastructure have been damaged. रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार बात कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि ये संघर्ष केवल बातचीत और कूटनीति से हल हो सकता है और भारत हर शांति प्रयास में मदद के लिए तैयार है। तस्वीर आपको मास्टर स्ट्रोक में दिखाने वाली हूँ, वो चिंता में डालने वाली तस्वीर है। भारत दुनिया को शांति का पैगाम देने वाला मुल्क है,
लेकिन पड़ोसी मुल्क म्यांमार की सेना अपने ही लोगों की जानी दुश्मन बन गई है। एयर स्ट्राइक में म्यांमार सेना ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इसकी पूरी दुनिया में इस वक्त कड़ी निंदा हो रही है। बेहिसाब तबाही, जर्रे जर्रे में बारूद की गंध, काठ का कलेजा चाहिए। म्यांमार में हुए नरसंहार की दास्तां सुनने के लिए तारीख 11 अप्रैल दिन मंगलवार, घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 8 बजे के कांटे को छुआ, म्यांमार की सेना ने निहत्थे लोगों पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। 20 मिनट तक हवाई हमला जारी रहा। 20 मिनट में म्यांमार की सेना ने अपने ही 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। चीन और रूसी फाइटर प्लेन से म्यांमार की सेना ने हमले किए, अंधाधुंध गोलियां बरसाई, रॉकेट दागे। नरसंहार का स्पॉट था सागेंग सूबे का पाजिगी कस्बा। राजधानी नेपिडो से 260 किलोमीटर दूर इस इलाके पर सेना ने उस वक्त हमला किया जब पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस खोला जा रहा था। हमले के वक्त 300 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। पीडीएफ म्यांमार में मिलिट्री के खिलाफ अभियान चला रही है। सेना ने इसी विद्रोह का फन कुचलने के लिए एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, 100 लोगों को मार डाला। इस बीच म्यांमार में जो नरसंहार हुआ उसकी यूनाइटेड नेशंस ने कड़ी आलोचना की है। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट के 2 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2021 में सेना ने वहां चुनी हुई आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया था और उन्हें जेल में बंद कर दिया। म्यांमार आर्मी के हवाई हमलों में 2022 में 460 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं म्यांमार की न्यूज वेबसाइट इरावाडी का दावा है कि 2 साल में सेना के हमलों में 31,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।